इलाहाबाद में अभी बहुत जल्दी एक चीज़ देखा गया था, एक मालवाहक ट्रेन जिसमें अडानी का नाम का, तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आप पूरे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में इसकी धूम मची हुई है। लॉकडाउन में जहां मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं चली, जहां समय पर रहते उनको बचाया नहीं गया, कई लोग सड़कों में मर गए, एक्सीडेंट से ग्रसित हो गए, लेकिन अडानी जी के मालगाड़ियां आराम से चलती रहीं। तो ये पूंजीपतियों के लिए अगर सेवा नहीं कर रहे हैं, पूंजीपति उद्योगपतियों का विकास अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये किनका विकास कर रहे हैं? भला वो ट्रेन अडानी का नाम का किस तरीके से चला गया और क्यों चला गया? क्या भारतीय सरकार इसका स्पष्टीकरण दे सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, मैं खुले मुंह आपसे बोलूंगा, बीजेपी की जो सरकार है, ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ ना मजदूर के लिए कुछ है, ना आम आदमी के लिए कुछ है, और ना फौजियों के लिए कुछ है, ना नर्सों के लिए कुछ है, ना आंगनवाड़ियों के लिए है। ये केवल और केवल बिजनेस टाइकून्स, पूंजीपति और साम्राज्यवाद के लोगों के लिए है। अभी इलाहाबाद में जो है अडानी का लगा हुआ वहाँ पे ट्रेन देखा गया है जी। यानी अब निजीकरण जो है शुरू हो गया, सारी जो है रेलवे और ये सब अडानी और अंबानी के हाथों में जाने लगी। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप तो रेल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले विमान को देख लीजिए, एयरपोर्ट्स बिक गए, नीलाम हो गए। और रेलवे के बारे में मैं एक बात बोलूंगा कि लगभग 108 ट्रेनों को निजीकरण किया गया था, जैसे कि पहले बताया गया है, और उसमें रेलवे के हॉस्टेस भी अपॉइंट किए गए हैं। और अगर आप उन ट्रेनों में सफर करते हैं और कल को कोई बात हो जाती है और अगर वो हॉस्टेस ये कह दें कि आपका चरित्र या आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिफाइन हो जाएगा। और 2 बार अगर वो ऐसा कुछ कर दे तो तीसरी बार आप अपने ही देश के, अपने ही राज्य के ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। पहली बात। इलाहाबाद में अभी बहुत जल्दी एक चीज देखा गया था, एक मालवाहक ट्रेन जिसमें अडानी का नाम का, तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। आप पूरे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में इसकी धूम मची हुई है। लॉकडाउन में जहां मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं चली, जहां समय पर रहते उनको बचाया नहीं गया, कई लोग सड़कों में मर गए, एक्सीडेंट से ग्रसित हो गए, लेकिन अडानी जी के मालगाड़ियां आराम से चलती रहीं। तो ये पूंजीपतियों के लिए अगर सेवा नहीं कर रहे हैं, पूंजीपति उद्योगपतियों का विकास अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये किनका विकास कर रहे हैं? भला वो ट्रेन अडानी का नाम का किस तरीके से चला गया और क्यों चला गया? क्या भारतीय सरकार इसका स्पष्टीकरण दे सकती है? सारी चीजें करीब करीब जो है बिक गई हैं। रेलवे बिक गया, आपको एरोप्लेन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, लेकिन तब पर भी सरकार जो है ये गरीबों के प्रति आखिर ये बेचने के बाद ये पैसा जाता है कहाँ है? कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पीएम केयर फंड, पहले प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था, आप जानते हैं। तो पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्या थी? और पीएम केयर फंड अगर बनाया तो पीएम तो पूरे राष्ट्र के पीएम है, अकेले किसी पार्टी के तो पीएम है नहीं, माननीय मोदी जी। तो अगर आपने पीएम केयर फंड बनाया और कंपनियों को भी पैसा आपको मिला, इंडिविजुअल्स का पैसा मिला, एनजीओज का पैसा मिला, उद्योगपतियों का पैसा मिला, तो ये पैसे का आरटीआई में आ जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि इतना जो पैसा आपको राहत कोष में आया पीएम केयर फंड का, वो पैसा कहां कहां खर्च किया जा रहा है। बाढ़ के लिए खर्च किया जा रहा है, बिहार के बाढ़ के लिए आपने कितने पैसे दिए इसी राहत कोष में से, पीएम केयर फंड में से। आसाम में जो चिर दिन आप इतने निरंतर काल से जो आप देख रहे हैं, बाढ़ की जो विभीषिका है, जो असम के लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए आपने क्या किया? बंगाल में तूफान आया था, तब आपने काम क्या किया? कोरोना काल में मजदूर जो सड़क पे थे, उनके लिए आपने पीएम केयर फंड से क्या पैसे दिए? आपने पैसे तो मांग लिए लोगों से कि इनके लिए पैसे चाहिए, लेकिन इनको आपने कितना पैसा दिया और आपको कितना पैसा मिला, ये पब्लिक कर दीजिए, आरटीआई लगा दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन नहीं करते हैं तो बीजेपी का साथ बीजेपी का विकास। बाकी देश तो बीजेपी का है नहीं ना जी, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, देश तो भारत है जी। जी, मेरा सवाल है कि जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल आप चले जाइए, व्यवस्था बहुत ही गंदा रहेगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, थोड़ा व्यवस्था उससे ठीक होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि निजीकरण होने से जो है अच्छी सुविधाएं मिलेगी। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, उसका उदाहरण मैं देता हूं बीजेपी के गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन के द्वारा। बहुत जल्दी आप लोगों ने सुना था कुछ दिन पहले कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनके परिवार के लोग भी, और वो नानावती अस्पताल में एडमिट हो गए। भाई, अगर सरकारी अस्पताल इतने ही अच्छे थे तो अमिताभ बच्चन वहां चले जाते, और अगर नहीं है और प्राइवेटाइज करोगे तो नानावती अस्पताल का खर्चा तो 1 से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन का। तो आप मुझे बता दीजिए कि आयुष्मान भारत में आपने कितने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करा दी। और अगर आयुष्मान भारत उपलब्ध है तो जिनके भी आधार कार्ड है उनको डायरेक्ट फैसिलिटी दे दीजिए, उसके लिए अलग से कार्ड बनाने की क्या जरूरत है? फिर ना तो प्राइवेट अस्पताल ना तो सरकारी अस्पताल, एडमिटेंस हमें मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? आज प्राइवेट अस्पतालों में
5-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का बिल है। जो व्यक्ति मृत हो जाए उसके डेड बॉडी तक को तब तक नहीं देते जब तक वो बिल जमा ना कर दे, और तो और मृत होने के बाद भी उसको जिंदा बना के बिल ऐंठ लेते हैं लाखों रुपए। और ऐसे कितने ही वीडियोस मैक्स अस्पताल के वगैरह के आपने देखा होगा इंटरनेट पे। मैं कोई पहली बात का जिक्र नहीं कर रहा। अगर प्राइवेटाइज करने से देश मजबूत होता तो फिर तो अंग्रेज ही अच्छे थे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आपको सरकार बनाने की क्या जरूरत रह गई? हमें आजाद होने की क्या जरूरत हो गई? वो गोरे अंग्रेज थे, अब हम भारतीय अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। जी, बीजेपी कांग्रेस को दोषी बताती है कि कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस बीजेपी को दोषी बताती है कि आखिर ऐसा क्यों? सरकार सबकी आती है, सबकी जाती है, बदलती है, सबको पावर मिलता है, लेकिन कोई भी गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता। कैसे देखते हैं? क्या देखिए, मैं आपको बताऊं, इन नेताओं की नेतागिरी तब तक है जब तक गरीब गरीब बने रहे। चाय वाले ने आके बोला मैं गरीब था, क्या आज भी आप गरीब हैं? चाय वाला स्टेशन पे चाय बेचता था, आज स्टेशन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, ट्रेनें बेच दी, बचा क्या? अब गरीब भी बेच रहे हैं, सीधी सीधी बात है। अब आपने देखा होगा अभी फार्मिंग ऑर्डिनेंस आया, फार्म के जो है किसानों के लिए लाठीचार्ज हो रहा है। बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में तो बहुत बुरी तरीके से किसानों को पीटा गया, और पंजाब में, इसलिए कि 3 ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। ऐसे ऑर्डिनेंस क्या आप मंडी में कोई भी कर सकता है, पूंजीपति लोग स्टॉक कर सकते हैं और वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं। कल को जब वो लीज ले लेंगे किसानों के खेत को और बाद में बोलेंगे कि चावल में ब्राउन है, शुगर की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो किसानों को पैसे भी नहीं देंगे। अब कौन अदालत लड़े? 4 बीघे का किसान बेचारा कहां कहां तक लड़े? किसान और गरीब के लिए और मजदूरों के लिए और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए इस देश में रहाई क्या है? अब तो क्रांति का सैलाब है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब तक इन नेताओं को हम अपदस्थ नहीं करते और संसद से बाहर सड़क तक नहीं लाते, ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, मध्यम वर्ग के परिवार के विरुद्ध दलित विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, क्षत्रिय विरोधी सरकार है, इनफैक्ट ये पूरे भारत विरोधी सरकार है। आखिर ये है साथ किसके लिए कर रही है? ये केवल अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए, एमएलए एमपीज के लिए। मैंने आपकी वीडियो में पहले भी पूछा था, क्या आप बीजेपी के जितने लीडर इनके बच्चों के एसेट्स देखेंगे? इनके पत्नी के नाम के प्रॉपर्टीज का डिटेल निकालेंगे, इनके कंपनीज का डिटेल निकालेंगे, देखेंगे कि इनके घर और प्रॉपर्टी किन किन राज्यों में है और कितने बड़े बड़े फार्म हाउसेस के मालिक हैं, किन किन के स्कूल है, किन किन के फैक्ट्रीज हैं, इनमें से किसका बच्चा आज इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है, इनमें से किसका बच्चा आज गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है। अगर कोई हो तो मुझे बता दें, तब मैं मानूंगा कि आम आदमी के लिए, आम जनसंघ के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है सारे पैसे से मीडिया खरीदने में तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि मीडिया बिना पैसे के तो मीडिया इतनी साथ नहीं देती है। देखिए, मैं बताऊंगा, मैं मीडिया को ये नहीं बोलूंगा कि बिक गई, मैं ये बोलूंगा कि मीडिया डर गई, क्योंकि प्राणों का डर सबका होता है, सबको अपने परिवार प्यारे हैं। मैं आज दिल्ली में था, राजघाट में था, वहां से मैं किसान घाट गया चौधरी चरण सिंह के स्मारक में, और वहां मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव हुआ था और मैंने किसानों की जो समस्या उजागर की। 5 से 8 बार पुलिस वाले आए मेरे पास, इनोवा लेके, स्कॉर्पियो लेके, कि आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं अकेला एक मंच पे लेके किसानों की बात क्यों नहीं कर सकता? मैं अपने ही राष्ट्र में अपने लोगों के उत्पीड़न के जो शिकार हो रहे हैं उनकी आवाज क्यों नहीं उठा सकता? आखिर मैं एक रेबल हूं, बागी हूं, मैं तो उठाऊंगा। तो जो अपने देश में अपनी आवाज नहीं उठा सकता, मीडिया के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उनके परिवार को कितना खतरा होगा। और ज्यादातर चैनल तो बीजेपी के ही हो गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा उन चैनल्स को, अभिसार जी से, रविश कुमार जी से, कि कृपया अपने मंच से हमारी आवाज को आगाज दें। मैं जानता हूं बहुत सारे एक्टिविस्ट के साथ है रविश कुमार जी, अभिसार जी। मैं विनम्र निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, यंगिस्तान के माध्यम से, कि आप लोग रविश कुमार जी से, अभिसार शर्मा जी से मेरा ये वीडियो पहुंचाएं और उन्हें कहें कि रेबल आम लोगों की समस्या को नेशनल मीडिया में लाना चाहता। अभी तो यूट्यूब का साथ है, आप जैसे जर्नलिस्ट, जितने भी चैनल, आप लोगों को मैं नमन करता हूं। इस इतने केंद्र प्राय जो क्राइम जो एक माहौल है, उसके बावजूद आप लोग इतने हिम्मत देके आज जनता की आवाज को उजागर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रेवल जी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।